इस बीच एक बहुत ही खास तस्वीर आई है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गंगा नदी, जिसे आप हुगली नदी भी कहते हैं, तो बंगाल में इसे गंगा ही कहा जाता है, तो मां गंगा के पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि गंगा नदी पे प्रधानमंत्री मोदी की नाव नजर आ रही है, जहां बैठकर प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहीं से मां गंगा सीधा गंगा सागर की ओर बढ़ जाती हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर है, जहां पर पीछे आपको हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे थे, कृष्णानगर में भी उन्होंने प्रचार किया था, जिसके बाद वो बेलूर मठ गए थे। अब बेलूर मठ यानी कि जो रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है, जहां स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत की थी, और प्रधानमंत्री मोदी भी रामकृष्ण मिशन से लगातार जुड़े भी रहे हैं। उसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे, और उन्होंने, आप देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं बाबू घाट का मिलेनियम पार्क का इलाका है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग सुबह सुबह पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने नाव की सवारी करते हुए कोलकाता में मौजूद मां गंगा की उन्होंने पूजा की है। और बहुत ही खास इसलिए हो जाती है ये जगह क्योंकि यहीं से मां गंगा आगे गंगा सागर में मिल जाती हैं। और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल में प्रवास के दौरान थे तो उन्होंने मां गंगा की पूजा की है। और मां गंगा की क्या आस्था है, ये बंगाल में बखूबी लोग जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इसको समझते हैं, क्योंकि यही वजह है कि उन्होंने बंगाल की जो संस्कृति है उसको नमन किया है। और जिसको लेकर लगातार जिस तरह से टीएमसी आरोप लगा रही थी बीजेपी को लेकर, अगर बीजेपी आएगी तो बंगाल की संस्कृति का क्या होगा, तो शायद ये वो तस्वीर उन्हीं सबका जवाब है, जहां पर प्रधानमंत्री ये मोदी बता रहे हैं कि जो आस्था बंगाल के लोगों की मां गंगा को लेकर है, बंगाल की संस्कृति को लेकर है, वही आस्था वो भी महसूस करते हैं। और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह, पीछे आपको विद्यासागर सेतु भी नजर आ रहा है, विद्यासागर सेतु जिसे सेकंड हुगली ब्रिज कहा जाता है। तो हावड़ा ब्रिज और सेकंड हुगली ब्रिज के बीच का जो ये हिस्सा है, इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह पहुंचे और उन्होंने वहां पर मौजूद नाव में सवार होकर नाविकों से बात की, वहां पर मौजूद लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया। उसके बाद वो मां गंगा की पूजा करने, और साथ ही यहां पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर तस्वीरें भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में शायद हम कैमरा भी देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां सुबह सुबह लोग सैर करने के लिए आते हैं, बड़ी तादाद में लोग यहां पर वॉक के लिए पहुंचते हैं। और ये बंगाल का एक बहुत ही आइकॉनिक, खासतौर पे कोलकाता का एक ऐसा पर्यटन का स्थल भी है, आप कह सकते हैं, जहां सुबह सुबह आपको हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग मिल जाते हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की पूजा भी की और साथ ही नाव में उन्होंने सैर भी किया, नाविकों से वहां पर बात की है, लोगों के साथ बातचीत की उन्होंने। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये प्रवास है बंगाल में बहुत ही खास है, और ये तस्वीर भी बहुत खास है, क्योंकि वो बंगाल की उस संस्कृति को उन्होंने छूने की कोशिश की है, जिसका जिक्र लगातार टीएमसी की ओर से कहा जाता है। और अमित, काफी दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली हैं इस पूरे चुनाव के दौरान, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी खाने के लिए एक दुकानदार की दुकान पर रुकना हो, या फिर नाविकों के बीच में आना, नाविकों से आकर बातचीत करना, मां गंगा की पूजा करना और नाविकों से उनकी समस्याओं को जानना। देवेंद्र, हमने देखा है कई मौकों पर प्रधानमंत्री इस तरीके से ऑन ग्राउंड जाते हैं ताकि वहां पर लोगों से मिल सके, लोगों के बीच में जा सके और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको करीबी से जान सके। ये हमेशा अंदाज देखा गया और आज भी देखा गया है कि नाविकों के बीच में उतरे हैं, मां गंगा की पूजा भी कर रहे हैं। और माँ गंगा के लिहाज से अगर बात कर लें तो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने का जो उनका सफर शुरू हुआ, तो वो उसके थीम लाइन की अगर बात कर लें तो उसमें यही लाइन आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार बनारस में उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, ना भेजा गया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और वो जो फीलिंग थी 2014 की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो माँ गंगा के लिए जो एक्सप्रेस किया था बनारस में जाके, आप देखें तो लगातार उसी चीज को वो आगे बढ़ाते रहे हैं। और ऐसे समय में जबकि वो कोलकाता में थे, आज सुबह उन्होंने ये समय बिताया इस लिहाज से कि पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो एक तरह से पश्चिम बंगाल के, अब देखिए देवेंद्र, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं तो एक और तस्वीर आ गई है। ये तस्वीर दिखाने के साथ फिर से मैं आपके पास लौटता हूं, आपकी बात को हम आगे फिर जारी रखेंगे। ये प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वहां पर सुबह सुबह नाविक भी होते हैं, आम लोग वहां पहुंचते हैं। देखिए, यहां पर ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे जो सुबह सुबह यहां सैर करने आते हैं। अब कोलकाता में भी 29 तारीख को वोटिंग होगी और कोलकाता में इस वक्त जबरदस्त, आप कह सकते हैं कि गहमा-गहमी चल रही है, क्योंकि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों ही मैदान में हैं। और जहां पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां से प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद है, यहां से काली घाट बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, यानी ममता बनर्जी का पूरा क्षेत्र भी पड़ता है, बहुत ही करीब है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अगर सुबह सुबह उस जगह पहुंचते हैं जहां पर पूरे कोलकाता के खास इलाकों से लोग पहुंचते हैं,
और लोगों के साथ संवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन को भी वो टटोल रहे होंगे, समझ रहे होंगे और साथ ही साथ ये बताने की भी कोशिश कर रहे होंगे कि उनका जो प्रवास इस वक्त बंगाल में है वो बंगाल की संस्कृति को उन्होंने किस तरह से अपने कैमरे में भी कैद किया, किस तरह से उसको वो आत्मसात भी करते हैं, उसको सम्मान भी करते हैं, जिसका जिक्र लगातार यहां पर ममता बनर्जी करते रही है आरोप लगाते हुए। देवेंद्र, आपके पास मैं वापस लौटता हूं, इन तस्वीरों के साथ हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टीएमसी लगातार ये बताती रही कि बीजेपी आएगी तो बंगाल की संस्कृति खत्म हो जाएगी। गोनिका ने भी बोला कि झालमुड़ी खाते हुए तस्वीर आई थी। उसके बाद कल बेलूर मठ भी गए थे प्रधानमंत्री, और आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मिलेनियम पार्क के पास नाव में सवार होकर मां गंगा की तस्वीर भी ले रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। देवेंद्र, बिल्कुल। अभी तो आज बहुत सारे जो नाविक थे वहाँ उनसे उन्होंने बात की, जो आम लोग थे वहाँ पे बहुत लोगों से बात करके जाना कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। उनमें से ज्यादातर लोग, आपको हैरानी होगी ये बात जान के, कि इस बात को कह रहे थे कि बहुत जरूरी है, परिवर्तन की बहुत जरूरत है। और इस बार जो नैरेटिव की बात आप कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ये चला रही है कि बंगाल का कल्चर खत्म होगा अगर बीजेपी जीत गई थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव है कि परिवर्तन की दरकार है, परिवर्तन चाहिए और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि परिवर्तन अगर अब नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल का ना डेवलपमेंट हो सकता है, ना इसकी डेमोग्राफी ठीक रह सकती है। तो इन्हीं दोनों इस काउंटर नैरेटिव के बीच मुकाबला है इस बार का, जिसके भीतर पहले फेज का चुनाव हुआ है। और जो रिकॉर्ड वोटिंग है वो निश्चित तौर पर उस रिकॉर्ड वोटिंग ने, अगर पार्टियों के लिहाज से बात करें तो बीजेपी को ज्यादा उत्साहित किया है और टीएमसी को दबाव में डाला है, क्योंकि ये सिर्फ वो मालदा मुर्शिदाबाद की बात नहीं है जहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, अगर उसमें 34-35 सीटों की बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज हाई है, बल्कि बाकी की बात करने कूच बिहार और इसके अलावा झारग्राम और इस तरह की कंस्टिट्यूंसी, मतलब 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां 90% से ज्यादा अगर वोटिंग हो तो अपने आप में ये। देवेंद्र, आपने कुछ जिलों का नाम लिया तो मैं जरा इन जिलों के बारे में भी आपसे थोड़ा जान लेता हूं, क्योंकि आप बेहतर हमको समझा भी पाएंगे। क्योंकि तस्वीरें तो देखिए आपके सामने ही है। प्रधानमंत्री मोदी की आज सुबह की तस्वीर देखिए, जब वो मां गंगा की तस्वीर लेते हुए और नाव का सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही जैसा देवेंद्र ने कहा कि देवेंद्र, जैसे कूच बिहार है उसमें हाईएस्ट 96% वोटिंग हुई है, और कूच बिहार आप जैसे जानते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पर राजवंशी वोटर्स है जो माना जाता है कि टीएमसी ने उनसे लेने की कोशिश की थी। लेकिन क्या बीजेपी ऐन वक्त पर आकर अपने नॉर्थ बंगाल के किले को बचाने में कामयाब रही है, जिसका असर इस चुनाव में बहुत खास रहेगा? न सिर्फ बचाना अमित, न सिर्फ बचाना जिम्मेदारी थी बीजेपी के लिए या जरूरी था, बल्कि अगर सरकार में आना है तो पहले फेज में ही बीजेपी को नॉर्थ बंगाल में बड़ी मार्जिन वाली जीत हासिल करनी थी। जैसे पिछली बार भी अगर आप देखें तो ये ठीक था कि 77 में 59 बीजेपी का उस पॉकेट में था, बावजूद इसके टीएमसी की सीटें ज्यादा थी बीजेपी से। तो अगर सरकार में आना है तो बीजेपी के लिए जरूरी था कि 100 का फिगर लगभग वहां पे आए। और जो टॉप सोर्सेज से हमें जानकारी मिल पा रही है बीजेपी कॉरिडोर के टॉप सोर्सेज से, उसमें ये लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस उनको वोटिंग के बाद जो फीडबैक लिया उन लोगों ने, उसमें 105 तक ये नंबर्स जा सकता है आसानी के साथ। अभी तक का जो फीडबैक देवेंद्र, मैं बस इसी के साथ एक चीज जोड़ देता हूं, उसके बाद गोनिका भी अपना सवाल रखेंगी। 152 में से तो सवाल ये है कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं मैं उससे जोड़ के पूछता हूं। 11 सीटें जो हैं विधानसभा की वो पड़ती है कोलकाता में, उसके साथ देखिए हावड़ा भी लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी उस जगह पर है जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, ये गंगा नदी जो है, एक तरफ है कोलकाता जहां पर 11 सीटें बहुत अहम महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पा रही है। एक है हावड़ा जहां पर बड़ी तादाद में हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि इस बार वो बीजेपी के पक्ष में आए। तो जो तस्वीर है कई मायनों में संदेश है उन लोगों के लिए भी जो गंगा के दोनों ही किनारों पर मौजूद हैं और जो खास तौर पे टीएमसी के वोटर माने जाते हैं। देवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी अमित जी, मैं ये पूछ रहा था जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसके कुछ मायने हैं, क्योंकि एक तरफ है कोलकाता जहां पर 11 सीटें हैं और वहां पर बीजेपी की कोशिश होगी कि सेंधमारी की जाए, टीएमसी का गढ़ है, और दूसरी तरफ है हावड़ा, और हावड़ा में बड़ी तादाद में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस बार बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का संदेश यही है गंगा नदी में जब प्रधानमंत्री पहुंचे कि दोनों ही तरफ के जो वोटर्स हैं उनको किस तरह से अपने पाले में लाया जाए, एक संदेश दिया जाए। अमित, हर बंगाली के लिए उसमें जरूरी नहीं है कि वो बंगाली भाषी हैं या हिंदी भाषी हैं, लेकिन हर बंगाली के लिए आप देखें तो गंगा उसी रूप में पवित्र है जैसा उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें या देश के दूसरे हिस्से के लोगों की बात कर लें, जो कि माँ गंगा के लिए जो आस्था रखते हैं, जो भक्ति रखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से उनका खुद का
अपना अफेक्शन माँ गंगा के साथ है। और तमाम न सिर्फ ये आस्था की बात है, बल्कि आपने देखा होगा कि बनारस में पहले माँ गंगा के घाटों की जो स्थिति थी और पिछले 10-11 साल की अगर आप बात कर लें तो उसमें कैसे कैसे घाट जो कि एक तरह से मलबे में तब्दील होकर विलुप्त हो चुके थे, उन घाटों को आज एक तरह से पुनर्जीवन देकर और वापस उसी रूप में ला दिया जहां पर टूरिस्ट जाते हैं। तो उन सारी चीजों के संदर्भ में अगर देखें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए आस्थे की चीज है ही। और ऐसे समय में जब अब 142 और सीटों पे विधानसभा चुनाव होने सेकेंड फेज में और उसमें आसपास का जो इलाका है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज। और उसमें ज्यादा बड़ी बात ये हो जाती है अमित की, जब वहां पे लोगों से प्रधानमंत्री मोदी इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों के बीच होते हैं, तो वो चीज एक तरह से पीएम को आप कह सकते हैं कि उनको सीधे सीधे वो फीडबैक मिल जाता है। और कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मैंने तो बहुत ज्यादा उनके साथ ट्रैवल करके ये देखा है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है एक तरह से उससे बहुत आगे जाकर वो लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हैं और वहां पर एक उनको भी एक फीडबैक मिल जाता है कि हाँ जनता क्या सोच रही है। तो नेताओं के दावों में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब ग्राउंड फीडबैक उनके पास आता है तो वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा नजर आता है, जो कि बीजेपी का बहुत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें जैसे हम देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री बाकायदा एक नाविक को गले लगा रहे हैं। लोगों के बीच में जब इस तरीके से पीएम जाते हैं, फिर चाहे वो झालमुड़ी खाने के लिए हो या बेलूर मठ जा रहे हैं या फिर रोड शो के जरिए, या फिर अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह वो नाविकों के बीच में पहुंच गए, आम लोगों के बीच में पहुंच गए, तो लोगों में एक सिक्योरिटी भी आ जाती है कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में लोगों की संस्कृति को बदल दिया जाएगा, वहां पर इस तरीके का कल्चर, जो मांस मछली खाने का वहां पर कल्चर है, मछली खाने का, वो लोगों पर रोक लगा दी जाएगी। ये सारी चीजों का नैरेटिव बार बार बनाया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस नैरेटिव को ब्रेक करने में मदद मिलेगी, खासतौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऑन ग्राउंड लोगों के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल गोनका, और ये थोड़ी हैरानी वाली बात इस लिहाज से होती थी कि ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री का टर्म उन्होंने पूरा कर लिया, उसके बावजूद गवर्नेंस को सबसे आगे ना रख के अगर इस तरह के नैरेटिव को आगे रखना पड़ेगी और ऐसे नैरेटिव जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, उस तरह के नैरेटिव के सहारे इमोशन भड़काने की अगर कोशिश की जाए तो अपने आप में एक तरह से ये दिखता है कि गवर्नेंस के मॉडल पे कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे खुद को मान रहे होंगे। अन्यथा अगर 3 बार आप जीत चुके हैं, चौथी बार के लिए अगर आ रहे हैं तो अपने आप में गवर्नेंस का मॉडल ही सबसे आगे रहता, बाकी सारी चीजें साथ में हो सकती थी। लेकिन टीएमसी की पूरी रणनीति अगर आप देखें तो उसके इर्द गिर्द नजर नहीं आती। पीएम के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आक्रामक भाषा में बात करना, उसके पीछे मैसेज ये रहता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके अंदर ये दिखाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे धूर विरोधी हम ही हैं, जिससे कांग्रेस या लेफ्ट को कोई मौका ना मिले। आज भी आप देखें तो टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, वो ट्वीट अपने आप में हैरानी भरी बात हो सकती है कि वो एक बीजेपी नेता के खिलाफ नहीं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का ट्वीट सीधे नाम लेके आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजें टीएमसी की रणनीति का हिस्सा थी और उसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली कल्चर से जुड़ी हुई चीजों को समय समय पर करते रहे। आज की यह तस्वीर उसी रूप में खास है। गोनिका, बिल्कुल, तो तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं आपको, आप समझ सकते हैं कि कितने खास तस्वीरें हैं। तो ये कोलकाता के पास मिलेनियम पार्क की वो तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पहुंचकर मां गंगा को उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें नाविक भी शामिल है, कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग वहां पर सुबह सुबह सैर करने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक व्यक्ति को गले भी लगा लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काफी देर तक नाव में इस इलाके में सवारी करते रहे, उन्होंने तस्वीरें भी खींची। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी बंगाल में रहता है या जो बंगाली समुदाय के लोग हैं उनके जीवन में, और खासतौर पे कोलकाता और हावड़ा की अगर बात की जाए तो उनके लिए ये जो तस्वीरें हैं, चाहे वो हुगली ब्रिज हो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हावड़ा ब्रिज बहुत ही फेमस है, उसके अलावा विद्यासागर सेतु भी है, तो ये दोनों ही सेतु के बीच का जो हिस्सा है जहां पर लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, पर्यटन का स्थल है। लेकिन तो देवेंद्र, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ मैं बस एक चीज समझना चाहता हूं और आप बेहतर ढंग से इसको समझा भी सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के चुनाव में देखा कि उन्होंने कनेक्ट किया हर किसी इलाके के जरिए। जब वो कूच बिहार गए, उन इलाकों में गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात की। जब वो कल कृष्णानगर में गए तो कृष्णानगर के हिसाब से उन इलाकों की बात की। और जब वो अब जो चुनाव शिफ्ट होकर कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में आ रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं की तस्वीर या कहें कि उन्हीं की बात को लेकर आगे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर हम देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिलता है। जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी लोगों में जगा पा रहे हैं, चाहे वो भय का वातावरण खत्म करने का हो और विकास को लेकर हो, क्योंकि हमेशा वो विकास की बात करते हैं। और जिस इलाके में प्रधानमंत्री गए हैं देवेंद्र, आप भी गए होंगे, यहां पर विकास की और भी संभावना है जिसको लेकर लोग बोलते हैं, लेकिन हो नहीं पाया।
पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आकर आपको ये नहीं लगेगा कि डेवलपमेंट का कोई बहुत शानदार मॉडल हो। बाकी दूसरे स्टेट्स की अगर आप बात कर लें तो उन स्टेट्स में जाएं और पश्चिम बंगाल में आप आएँ और कोलकाता से थोड़ा सा बाहर निकले तो आपको एकदम से हैरानी जरूर ये होगी कि, और अगर आपने 10 साल पहले के बंगाल को देखा हो तो फिर ये समझ में आएगा कि उस समय से लेकर अब तक कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। और इसी बैकग्राउंड में, इसी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार परिवर्तन की दरकार, परिवर्तन की जरूरत है, इस तरह के नैरेटिव को आगे बढ़ाया ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि जो डेवलपमेंट का मॉडल उनके पास होना चाहिए वो डेवलपमेंट का मॉडल उनके पास नहीं है। चाहे पहले लेफ्ट की सरकार जो कि 35 सालों तक जो शासन चलाई या 2011 से टीएमसी की सरकार जब चला रही है, तो उसमें डेवलपमेंट एक मॉडल नहीं बन पाया पश्चिम बंगाल के लिए। वो पश्चिम बंगाल जो कि अगर औपनिवेशिक काल से पहले की बात करें, औपनिवेशिक काल तक में एक चमकता हुआ राज्य हुआ करता था, उस तरह की तस्वीर ऐसी अभी नहीं है। और यही वजह है कि बार बार परिवर्तन के नारे को बढ़ाया जाता था और टीएमसी उसको काउंटर करने की कोशिश करती थी कि बंगाल का कल्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन अमित, एक चीज और जानकर आपको हैरानी होगी कि जो बंगाल के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ज्यादातर ये मान रहे हैं कि पहले फेज के बाद भी जो टीएमसी की पॉलिटिक्स को भी अच्छा समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि टीएमसी पहले फेज में बीजेपी से पिछड़ चुकी है। नंबर्स को लेकर अलग अलग ओपिनियन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि पहले फेज में टीएमसी ने बीजेपी पे लीड ले ली। अगर ये बात सच निकलती है देवेंद्र, अगर सच में लीड ली है बीजेपी ने, तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो मुर्शिदाबाद की हो, पिछली बार के मुकाबले लगभग 8.5% बढ़ा है। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल की बात करें तो वहां पर लगभग 7.5% से ज्यादा बढ़ा है। ये तमाम वो जगह है जहां से वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा बढ़ा है। लेकिन एक तस्वीर हमने वो भी देखी थी जब वोटिंग से कुछ दिन पहले अलग अलग जगहों से, फिर चाहे वो गुजरात से हो या दिल्ली से हो, वोटर्स बंगाल जा रहे थे। लंबी लंबी बाकायदा कतारें लग रही थी, चाहे वो ट्रेन के जरिए हो, चाहे वो बसेस के जरिए हो, लोग पहुंचना चाह रहे थे वहां पर। वो किसका वोटर था? क्या उसी की वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है? क्या ये सच पे बीजेपी का वोटर था जो इन जगहों से पश्चिम बंगाल गया ताकि वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर पाए? लेकिन उससे पहले एक बात वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। कूच बिहार में सबसे ज्यादा 96.04% फीसदी वोटिंग हुई। यहां पर 9 सीटें हैं और पिछली बार कूच बिहार में 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि सिर्फ 2 सीटें टीएमसी को मिली थी। लेकिन इस बार वोटिंग में 8% का यह उछाल क्या कहता है, ये बेहद अहम है देवेंद्र समझना। और मालदा मुर्शिदाबाद को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर पॉकेट में टीएमसी के लिए मुश्किल नजर आ रही है पहले फेज में। और मालदा मुर्शिदाबाद ऐसी जगह है जहां पर 2 सीट पे कांग्रेस नजर आ रही है कि 2 सीट पे कांग्रेस जीत सकती है। इसके अलावा बाकी का जो फीडबैक है वो मुश्किल नजर आ रहा है टीएमसी के लिए, और उसमें बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है पहले फेज में। दूसरी चीज जो आपने वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात कही, इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी के वोटर के अंदर ये आक्रामकता थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करना है, बल्कि टीएमसी के अंदर भी वो आक्रामकता थी। जैसे मुस्लिम वोटर्स के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो इस बार का उनका जो एग्रेसिवनेस था वोट करने को लेकर, एक तो ये कि उनको ये खतरा नजर आ रहा है एकदम से कि बीजेपी सरकार में आ रही है। दूसरी चीज ये कि आगे एसआईआर इस तरह से हुआ, आगे फिर कभी होगा तो अगर हमने अपना वोट नहीं दिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये आम वोटर्स में था कि मुझे कल भी फ्लाइट में जब मैं आया यहाँ पे कोलकाता तो गोयनका 3-4 सरकारी अधिकारी और उनकी फैमिली के लोग मिले जो कि दिल्ली से आए हुए थे सिर्फ कोलकाता वोट करने के लिए। सेकंड फेज में उनका वोटिंग होना है। तो ये आमतौर पे बंगाल में इस बार से एकदम से ये बात घर कर गई है कि वोट देना बहुत जरूरी है, आपको वोट करना है, और वो भी एक फैक्टर रहा है परसेंटेज बढ़ने में। दूसरी चीज की जब परिवर्तन जो लोग चाहते हैं उनके अंदर एग्रेसिवनेस है, और तीसरी चीज को जो सरकार बचाए रखना चाहते हैं उनके अंदर भी वही आक्रामकता, वही एग्रेसिवनेस है। तो इन तीनों फैक्टर्स ने मिलाकर वोटिंग परसेंटेज को इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पे पहुंचाया है। अब थोड़ा सा अब जंगल महल की ओर चलते हैं देवेंद्र, क्योंकि बीरभूम में जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो करीबन 95% रहा है। बीरभूम का भी हम दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कितना रहा है। बीरभूम में 95% वोटिंग हुई है और बीरभूम में करीब 11 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को पिछली बार जाहिर सी बात है कि 10 सीटें मिली थी, इनका गढ़ भी माना जाता है, और बीजेपी के केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। यहाँ वोटिंग में 7% का उछाल दिखा गया है। अब इसके बाद हम एक और भी बताएंगे, क्योंकि बीरभूम, उसके बाद बांकुड़ा और साथ ही साथ उसके बाद आपका आता है जंगल में या झारग्राम का इलाका आता है। लेकिन साथ ही नॉर्थ बंगाल की अगर मालदा की बात करते हैं, वहां का भी जरा वोटिंग परसेंट दिखाते हैं। वोटिंग परसेंट यहां पर कितना है? यहां पर 94.46% तक का आया है। और मई में चुनाव के जो नतीजे आ जाएंगे तब तक तो समझ पाएगा कि